नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान में लोकसभा के बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे कि हमारी जो लोकसभा है उसका गठन, उसके कार्य, उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। क्योंकि आज हमारे देश में हमारे जो भी कार्यों का संचालन देश में किया जाता है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? लोकसभा पर ही निर्भर है। क्योंकि जो भी बहुमत दल का नेता होता है, जिसका चुनाव भारत में प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसको हम लोग आज प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, तो राष्ट्रपति तो मुखिया होता है भारत का, लेकिन उसकी समस्त शक्तियों का कार्य प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है वह बहुमत दल का नेता होता है और उसका संबंध किससे होता है? लोकसभा से होता है। हालांकि यदि उसे लोकसभा की सदस्यता नहीं मिलती है तो राज्यसभा की सदस्यता वो ले लेता है, लेकिन समस्त शक्तियों का जो संचालन किया जाता है, किसकी शक्तियों का? राष्ट्रपति की शक्तियों का, वह प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। और लोकसभा के बारे में हम देखेंगे कई ऐसे कार्य हैं जिसमें राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा का एकाधिकार है। जैसे हम देख लें धन विधेयक। धन विधेयक में क्या होता है? जब धन विधेयक पेश किया जाता है कहाँ? लोकसभा में, तो लोकसभा उसे पास करती है, उसके बाद वो राज्यसभा के पास जाता है, तो वह 14 दिन के अंदर लौटाए या न लौटाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से यहाँ एक अधिकार हो गया। तो कई मामलों में लोकसभा सबसे शक्तिशाली है। अब हम इसके बारे में कुछ विस्तृत रूप से जानेंगे। तो पहली बार लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952, अर्थात पहली बार हमारी लोकसभा कार्य में कब आई? 1952 में आई। और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में जो हमारी लोकसभा है इसमें अधिकतम 530 सदस्य राज्यों द्वारा चुने जाते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से। ठीक, आंग्ल भारतीय समुदाय से। इसके पहले आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में बता दिया गया था, तो यहाँ से चुने जाते हैं। इस प्रकार कुल कितने हो गए? 552 हो गए। लेकिन वर्तमान समय में यह जो 2 सदस्य हैं इनका चुनाव नहीं किया गया है और कुल 543 सदस्यों का ही चुनाव हुआ है। याद रखिएगा, कितने सदस्यों का चुनाव हुआ है? 543 सदस्यों का चुनाव हुआ है। इन 2 सदस्यों का चुनाव क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 330 के तहत के तहत SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? लोकसभा में। जिसका ये जो आरक्षण था, इसका जो समय था वो 25 जनवरी 2020 को समाप्त हुआ। किसका समाप्त हुआ? जो SC और ST अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण का प्रावधान था वो कब समाप्त हो रहा था? 25 जनवरी 2020 को। और इसे 70 साल के लिए लाया गया था। ठीक, कितने साल के लिए लाया गया था? 70 साल के लिए लाया गया था। लेकिन ये समाप्त हो रहा था 25 जनवरी 2020 को। तो पुनः 126वां संविधान संशोधन 10 दिसंबर 2019 को किया गया और SC ST के लिए प्रावधान को 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया, अर्थात 25 जनवरी 2030 तक। कब के लिए बढ़ा दिया गया? याद रखिएगा, 25 जनवरी 2030 तक के लिए ST SC का प्रावधान बढ़ा दिया गया। लेकिन जो आंग्ल भारतीय समुदाय था, जो 2 सीटें थी,
उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। ठीक, इसलिए 2 सीटों का चुनाव नहीं हुआ। अर्थात वर्तमान समय में कितने हैं? 543 हैं। अब आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल गया कि जो SC/ST का प्रावधान है वह कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 25 जनवरी 2030 तक के लिए SC/ST का प्रावधान बढ़ा दिया गया। किसमें? लोकसभा की सीटों में। और जो वर्तमान समय में SC की सीटें हैं वो 84 हैं और जो ST की सीटें हैं वो 47 हैं। याद रखिएगा कितनी हैं? SC अर्थात अनुसूचित जाति की 84 सीटें हैं और ST की 47 सीटें वर्तमान समय में लोकसभा में आरक्षित हैं लोकसभा के लिए। और क्या ये जो सीटें हैं, टोटल सीटें जो हमारे पास वर्तमान समय में कितनी हो रही हैं? अब इसको हम 550 मान सकते हैं। यह जो सीटें हो रही हैं, जब हमारा पहली बार जो संविधान बना तो हमारे मूल संविधान में कुल 500 सीटों का प्रावधान किया गया था। ठीक, पहली बार 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। ठीक, 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। तो जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना तो जो सीटों की संख्या 500 थी, इसे 500 से बढ़ा करके 520 कर दिया गया। कौन सा संशोधन था? 7वां संशोधन था और सीटों की संख्या कितनी कर दी गई? 520 कर दी गई। पुनः 31वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 31वां संविधान संशोधन हुआ 1973 में। ठीक, 1973 में हुआ और ये जो 520 सीटें थी इसकी संख्या 545 कर दी गई। कितनी कर दी गई? इसकी संख्या 545 कर दी गई। तो 2 संशोधनों को याद रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में पहली बार सीटों को बढ़ाया गया। कितना किया गया? 500 से 520 कर दिया गया। दूसरी बार 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ और सीटों की संख्या 545 की गई। ठीक, लेकिन 552 हो सकती है ना, लेकिन चुनाव कितने पे होता था? 545 पर, अर्थात 543 प्लस 2, 543 प्लस 2। ये जो 2 हैं ये कौन है? ये आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं। अर्थात वर्तमान समय में 543 पर चुनाव हुआ है। तब आप समझ गए होंगे कि 2 बार 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन हुआ। एक ये और आपको बता दें कि ये जो सीटों की संख्या ली जाती है वर्तमान समय में, जो 1971 में जनगणना हुई थी, 1971 में जनगणना हुई थी उसी पर आधारित है। याद रखिएगा, जो हमारे लोकसभा में सदस्यों की सीटों की संख्या निर्धारित है यह किस जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी सीटें हो सकती हैं? 552 अधिकतम हो सकती हैं। वर्तमान समय में 2 सीटों के लिए आरक्षण नहीं किया गया तो 550 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में 543 हैं। अब हम देखेंगे कुछ अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 81 के तहत तो हो गया लोकसभा। अब अनुच्छेद है 82, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। पुनः समायोजन से तात्पर्य है एक परिसीमन आयोग बनाया जाता है जिसका अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। परिसीमन आयोग का काम है प्रत्येक जनगणना के पश्चात जनसंख्या के अनुपात में, अर्थात जो प्रत्येक राज्यों की जनसंख्या होगी उस अनुपात में सीटों में वृद्धि करना इसका काम है। लेकिन 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत यह कह दिया गया कि 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक,
जो जबकि यह कहा गया था कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात 10 साल पर परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन क्या प्रक्रिया है, अब यह कर दिया गया है 2001 से कि 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई प्रावधान या बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। तो ये था आपका अनुच्छेद 82। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 83 सदनों की अवधि। जो सदन है किसमें, हमारे संसद में, तो दोनों को यहाँ साथ में दे दिया गया है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को। तो हम लोकसभा में पढ़ रहे हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारी लोकसभा है इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, अर्थात प्रथम बैठक। यदि आज जो नई लोकसभा अस्तित्व में आई है, आज उसके बैठक की यदि प्रथम दिन है तो आज से लेकर के कितने समय तक, 5 साल तक अपने कार्य में रहेगी। लेकिन हम देखेंगे जो 5वीं लोकसभा थी, कौन सी लोकसभा थी, जो 5वीं लोकसभा थी 1971 से 77, यहाँ आप देखेंगे 6 वर्ष, अर्थात 77 के पहले लोकसभा का कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष का होता था। याद रखिएगा, कब से, 5वीं लोकसभा 1971 से 77 के बीच में 6 वर्ष का हुआ था। उसके बाद से कितना कार्यकाल हो गया है, अब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया है, अर्थात 5वीं तक 6 वर्ष था। ठीक, तो ये हो गया। और वर्तमान समय में कितना हो सकता है, 5 वर्ष हो सकता है कार्यकाल, लेकिन उसके पहले भी कई प्रक्रियाओं से तो समाप्त हो सकता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 84 अर्हताएं, अर्थात जो हमारे सांसद सदस्य हैं उनकी अर्हताएं क्या होंगी। एक चीज तो आप ये जान लीजिए कि जितने भी लोग हैं उन लोगों के अंदर अर्हताएं बहुत जरूरी क्या है। पहली बात तो उन्हें पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। यहाँ आयु में थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन उन्हें पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक, तो पागल दिवालिया तो होंगे नहीं, प्लस वो भारत के नागरिक हों, क्या हो, भारत के नागरिक हों, और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। ये तो सामान्य उनकी अर्हताएं हो गई, सामान्य योग्यताएं हो गई। लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ प्रावधान ये किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से, लोकसभा के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से भारत के किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में कहीं से वह चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। ठीक, कितने जगह से, 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। और यदि वह दोनों जगह से चुनाव जीत जाता है तो एक जगह से उसे पद छोड़ना पड़ता है, अर्थात किसी एक जगह से वो सीट को या अपने कार्यभार को ग्रहण करता है। ठीक, तो ये जो चुनाव लड़ते हैं तो भारत के किसी भी चुनाव कहीं से लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं किसी भी क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में मतदाता सूची में उनका नाम अंकित होना चाहिए। कहाँ अंकित होना चाहिए, मतदाता सूची में, अर्थात भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र के मतदाता सूची में उनका नाम अंकित होना चाहिए। वो कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, यदि भारत में कहीं भी लड़ना है तो वह अनारक्षित से लड़ सकते हैं, आरक्षित से नहीं। यदि आरक्षित से चुनाव लड़ना है तो उनको उसी क्षेत्र का, जहां से वह सीटें हैं, उसी क्षेत्र से ही वो चुनाव लड़ सकते हैं, अर्थात उसी क्षेत्र में उनका नाम वहां नामावली में होना चाहिए। और सामान्य सीट से लड़ने के लिए भारत में नाम किसी भी मतदाता सूची में हो और चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो ये अर्हताएं हैं, और 2 जगह से जीतने पर एक जगह तुमको छोड़ना पड़ेगा। और उनके अंदर कुछ वो भी अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद विधि द्वारा विहित करे या विधि द्वारा निर्धारित करे। तो समय समय पर संसद कुछ कानून बना करके विधि द्वारा इनकी योग्यताओं के लिए कुछ नियम कानून बना भी सकती है। और हम देखेंगे अर्हताएं तो हो गया, लेकिन इनके अंदर निरर्हताएं क्या होना चाहिए, अर्थात वो कब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो कुछ अयोग्यताएं भी तो होनी चाहिए
कि अगर वह योग्यता है, भले वो भारत के नागरिक हों, तभी वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अगर उनके अंदर वो लक्षण विद्यमान है। निरर्हताओं में तो पहले ये जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति यदि 2 साल तक कारावास में दंडित किया जा चुका है तो संविधान में ये कहा गया है कि वह चुनाव नहीं लड़ सकता, या दहेज उत्पीड़न के मामले में भी वह दोषी पाया गया है तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, ऐसे भी प्रावधान है। दूसरी चीज़, यदि कोई प्रत्याशी जो संसद सदस्य चुन लिया जाता है, यदि 6 माह के अंदर दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है तब भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कितने समय के अंदर? अर्थात जीतने के बाद किसी पार्टी में है और 6 माह के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है तो भी उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। और यहाँ आप देखेंगे 101 और 102। तो जो 101 है यह है यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए पहले किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य है, लेकिन वो बाद में संसद का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसकी 1 सीटें खाली हो जाएंगी। ठीक, चाहे जो सीटें उसको छोड़नी होगी 1 सीटें खाली हो जाएगी, अर्थात पदों का रिक्त होना। 101 के तहत पदों का रिक्त होना अर्थात एक पद उसका रिक्त हो जाएगा, तो अर्थात वहाँ अनर्ह घोषित हुआ, भले योग्य था लेकिन अनर्ह या अयोग्य घोषित हुआ क्योंकि 2 जगह से चुनाव जीता था। दूसरी चीज़ 102 के तहत यह है कि जो भी सदस्य चुनाव लड़ने जा रहा है उसे कोई भी लाभ का पद धारण करना नहीं चाहिए या कोई भी लाभ का पद धारण न कर रहा हो। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद वो होता है जिसमें कम से कम 25% सरकार का, अर्थात किसी भी ऐसा क्षेत्र जिसमें सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 25% हो या 25% से ज़्यादा हो तो क्या होता है? लाभ का पद होता है या सरकारी पद होता है। तो ऐसा पद धारण वो न कर रहा हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन कोई मंत्री अगर है तो यह लाभ का पद नहीं माना जाता, याद रखिएगा, मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाता। तो यदि वो कोई सरकारी लाभ का पद धारण कर रहा हो तभी वह चुनाव नहीं लड़ सकता। किसके तहत? 102 के तहत कोई लाभ का पद नहीं धारण करेगा। 101 के तहत अगर चुनाव 2 जगह से जीत जाता है, चाहे वो पहले राज्यसभा का सदस्य हो बाद में लोकसभा का जीत जाए या लोकसभा का हो राज्यसभा का जीत जाए, तो एक जगह से उसे त्यागनी पड़ेगी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 103। 103 क्या है? 103 है इसका विनिश्चय कौन करेगा, अर्थात इस पर निर्णय कौन देगा? राष्ट्रपति देगा निर्णय, निर्वाचन आयोग के परामर्श से। याद रखिएगा अनुच्छेद 103 क्या है? राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग के परामर्श से उसे योग्य या अयोग्य घोषित करता है। कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति घोषित करेगा। किसके तहत? 103 के तहत। कैसे व्यक्तियों को? ये जो व्यक्ति हैं 101 और 102 वाले, ऐसे लोगों को कौन आयोग घोषित करेगा? राष्ट्रपति घोषित करेगा। लेकिन एक प्रश्न आप ये याद रखिएगा, ये जो दल बदल का प्रावधान किया गया है 10वीं अनुसूची में, इसके तहत क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति किसी दल से दूसरे दल में जा रहा है तो उसकी योग्यता और अयोग्यता का विनिश्चय लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसका भी निश्चय वह करता है कि यह व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है, और राज्यसभा में सभापति करता है। कब? जब दल बदल से संबंधित प्रावधान की बात आएगी तब। कोई व्यक्ति किसी दल से किसी दल में जा रहा है, उसको अयोग्य घोषित करना हो तो कौन करेगा? लोकसभा की बात आएगी तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा की बात आएगी तो सभापति या समझ लीजिए राज्यसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन वैसे मामलों में अनुच्छेद 101 और 102 के मामलों में 103 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से आयोग घोषित कर सकता है। ठीक, ये हो गई इनकी निरर्हताएं।
अब हम देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, पहले हम बता दें इनके पदों का सृजन कब हुआ। जब भारत शासन अधिनियम 1919 बना, भारत शासन अधिनियम 1919 बना, तो उसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहली बार 1921 में, ठीक, पहली बार 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का सृजन किया गया। और भारत में सबसे पहले जो पद मिला वो मिला उपाध्यक्ष का पद 1921 में। 1921 में सचिदानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष बनाया गया, अर्थात पहले भारतीय सचिदानंद सिन्हा जो उपाध्यक्ष बने। और 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, याद रखिएगा। पहले भारतीय कौन थे? 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद में अध्यक्ष होने वाले पहले भारतीय थे, ठीक। इस प्रकार से 1925 में विट्ठल भाई पटेल पहले ही अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन हम जो नई लोकसभा की बात करें जो 1952 से कार्य में आई, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक, जीवी मावलंकर हमारे जो है पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, जो 1952 से 1956 तक थे। तो लोकसभा के याद रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी जीवी मावलंकर दे देता है तो लोग गलत कर बैठते हैं, तो ऐसा काम आप मत कीजिएगा। तो गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक। और इनके प्रति जो है हटाने का भी प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह प्रस्ताव पास नहीं हो सका, ठीक। हटाने का प्रस्ताव क्या होता है? यदि किसी भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है और लोकसभा अपने बहुमत से उसे पास कर देती है, तो उनको अपने पद से हटना पड़ता है, ठीक। तो जब इनके प्रति वह प्रस्ताव लाया गया हटाने का, तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। तो याद रखिएगा, पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनके प्रति हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, ठीक। चलिए, अच्छा, अब हम आगे देखेंगे वर्तमान समय में जो हमारी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इनके लिए क्या प्रावधान है। जब नई लोकसभा का चुनाव हो जाता है और उन सदस्यों को शपथ दिलाना होता है, तो पहले तो अध्यक्ष होगा नहीं, पहले तो उपाध्यक्ष होगा नहीं, तो एक प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ होता है, जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ होता है या कई बार चुनाव जीत करके आया हुआ होता है, उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और यह क्या करता है? जो नई लोकसभा है उसके सदस्यों को शपथ दिलाता है। जब सदस्यों का शपथ हो जाता है, तो जो उसमें सबसे वरिष्ठ है, उसको लोकसभा का अध्यक्ष, उसी में से याद रखिएगा चुनाव किया जाता है। क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है, याद रखिएगा। कोई मतदान नहीं होता, कोई उसके लिए वोट नहीं डालता, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं कि जनता उसको चुनती है। क्या होता है? अपने में से ही सबसे वरिष्ठ को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। एक चीज़ आप और देखेंगे, 10वीं लोकसभा तक जो उपाध्यक्ष का पद है, 10वीं लोकसभा तक जो उपाध्यक्ष का पद है, वो जो बहुमत दल की पार्टी होती थी, उसी में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता था। लेकिन उसके बाद क्या कर दिया गया कि जो भी उपाध्यक्ष होंगे, वो जो विपक्षी दल होगा, अर्थात जो दूसरी बड़ी पार्टी होगी, उसमें से किसी को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। कब से किया गया है? 10वीं लोकसभा के बाद से किया गया कि जो उपाध्यक्ष होगा, वो जो विपक्षी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसका उपाध्यक्ष चुना जाएगा। संयोग से वर्तमान समय में लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे कि अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। जो सबसे वरिष्ठ होता है वो तो पहले प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया, लेकिन उसमें जो वरिष्ठ होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है? चुन लिया जाता है अध्यक्ष, और एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं,
इनका शपथ नहीं होता। किसके रूप में? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं होता। शपथ क्यों नहीं होता? अब आप कहेंगे बिना शपथ के कैसे ये लोग काम करेंगे? क्योंकि जब ये लोग सदस्य बनते हैं, किसके सदस्य बनते हैं? संसद के सदस्य बनते हैं, तो सदस्य के रूप में ये पहले ही क्या करते हैं? पहले ही शपथ ले लेते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्त की जाती है। किसमें से? उन्हीं सदस्यों में से एक वरिष्ठ को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो क्या करता है? सबको शपथ दिलाता है। ठीक, तो ये बातें हो गई, समझ में आपको आ रहा होगा अच्छे से। चलिए आगे देखेंगे हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 94। ये था 93, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो वरिष्ठ को अध्यक्ष बना दिया गया और एक लोग को उपाध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, 5 वर्ष तक जो भी होता है, तो नई पार्टी आती है, तो नए लोग बनेंगे। लेकिन उसके पहले क्या होता है? ये लोग अपना पद त्याग सकते हैं या अपना पद छोड़ भी सकते हैं। जब इनको पद त्यागना होगा तो जो अध्यक्ष है, याद रखिएगा, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना पद, जो त्यागपत्र होता है, वह अध्यक्ष को देता है। याद रखिएगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। ठीक, चलिए ये बातें हो गई कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। इस प्रकार से त्यागपत्र देकर के समय से पहले भी वो हट सकते हैं या इन दोनों के प्रति, ठीक, पद से हटाने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। उसमें क्या प्रावधान है? एक याद रखिएगा, जो महाभियोग का प्रस्ताव की बात है, वो महाभियोग राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। इन लोगों के लिए केवल हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है और वह भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। और 14 दिन पूर्व सूचना, 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी कि हम आपके प्रति हटाने के प्रस्ताव ला रहे हैं। अब चाहे वह अध्यक्ष के लिए लाया जा रहा हो, चाहे उपाध्यक्ष के लिए लाया जा रहा हो। और यदि लोकसभा के समस्त सदस्यों ने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया, अर्थात 50% प्लस 1, यदि बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया, तो लोकसभा की चाहे अध्यक्ष की बात हो या उपाध्यक्ष की बात हो, ये दोनों लोग अपने पद से हट जाएंगे। ठीक, चलिए, तो ये हो गया इनका पद से हटाया जाना। अब हम आगे देखेंगे, अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाना, अनुच्छेद 95। अर्थात किसी कारणवश यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। तो जब उपाध्यक्ष उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो एक याद रखिएगा, अनुच्छेद 100 के अनुसार निर्णायक मत होता है। यह मतदान तो नहीं करता, कब? जब अध्यक्षता करेगा तो मतदान नहीं करता, लेकिन निर्णायक मत की बात जब आती है, अर्थात दोनों ओर बराबर क्या हो जाए, दोनों ओर बराबर हो जाए, तो दोनों ओर, जिसे बोलते हैं कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट। ठीक, कास्टिंग वोट याद रखिएगा, कभी कभी शब्द को भी पूछ लेता है, कास्टिंग वोट क्या है? अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो बराबर होने की दशा में यदि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पदों के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, तो निर्णायक मत दे सकता है। ठीक, अर्थात जो भी लोकसभा के कार्य हैं, उन सब कार्यों को संपन्न करा सकता है, बैठक कर सकता है, उपस्थित हो सकता है, सारे कार्यों को कर सकता है जब वह अध्यक्ष के पदों पर कार्य कर रहा हो तब। फिर आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 96, पीठासीन न होना। पीठासीन का तात्पर्य होता है कि लोकसभा के जो भी कार्य संपन्न कराए जाते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष के आदेश द्वारा ही कराए जाते हैं। अर्थात एक चीज़ पढ़ेंगे आप, गणपूर्ति। गणपूर्ति के माध्यम से ही क्या होता है? कार्यों का संचालन होता है। यानी समस्त कार्य लोकसभा में हो तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में हो तो सभापति, यही संपन्न कराते हैं। तो जब कोई हटाने का प्रस्ताव इनके प्रति लाया जाए, किसके प्रति? यदि अध्यक्ष के प्रति लाया जाए या उपाध्यक्ष के प्रति लाया जाए, तो ये उपस्थित हो सकते हैं, वहाँ अपनी तरफ से बोल सकते हैं, लेकिन पीठासीन नहीं होंगे। याद रखिएगा, दोनों लोग। अब पीठासीन कैसे होंगे? जब इनके प्रति विश्वास नहीं रहा गया, इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लंबित है या प्रस्ताव पेश कर दिया गया है, उस पर बहस चल रही है इनको हटाने का, तो उस समय ये पीठासीन नहीं होंगे। तो वही कहा गया है
कि ये पीठासीन नहीं होंगे, दोनों लोग याद रखिएगा, अध्यक्ष की बात हो तो भी और उपाध्यक्ष की बात हो तो भी दोनों लोग पीठासीन नहीं होंगे जब इनको हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो। कहाँ पर? लोकसभा में। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। तो जो हमारी संसद है इसमें 2 सदन हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। तो दोनों की एक एक सचिवालय होंगे, याद रखिएगा, ठीक। एक लोकसभा का सचिवालय होगा, एक राज्यसभा का सचिवालय होगा। तो जो लोकसभा का सचिवालय होता है वह सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। याद रखिए किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है लोकसभा का सचिवालय। और जो राज्यसभा का सचिवालय होता है वह सीधे सभापति के नियंत्रण में होता है, या जो राज्यसभा का अध्यक्ष है तो सभापति को ही अध्यक्ष आप कह सकते हैं। तो जो राज्यसभा का सचिवालय होता है वो सीधे राज्यसभा के सभापति के नियंत्रण में होता है। नियंत्रण की बात याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में नहीं होता, राष्ट्रपति के नियंत्रण में नहीं होता। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में, राज्यसभा का सचिवालय सभापति के नियंत्रण में होता है, ठीक। तो इस तरह से ये संसद का सचिवालय किसके तहत होगा? 98 के तहत होगा। अब देखिए 99 सदस्यों द्वारा शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर, जो इसके पहले आपको बताया जा चुका। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 100 है मतदान। मतदान गणपूर्ति, कास्टिंग वोट। तो गणपूर्ति होता है कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/10। तो 1/10 जब हम करते हैं तो 552/10 कर देंगे तो लगभग 55, और 250/10 कर देंगे तो 25, अर्थात राज्यसभा में 25 और लोकसभा में 55। यदि इतने लोग उपस्थित नहीं हैं तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति कार्यों को स्थगित कर सकता है या कार्यों की संचालन की कार्यवाही को रोक सकता है जब गणपूर्ति न हो तो। और जो 100 है मतदान करता है। कब मतदान करता है? जब दोनों पक्षों में बराबर मत होने की दशा में क्या करता है? वो निर्णायक मत देता है। याद रखिएगा कैसा मत देता है? निर्णायक मत देता है, ठीक। अब हो गया सब। और आपका 101 बताया जा चुका कि पद का रिक्त होना, अगर 2 जगह से वो चुनाव जीत जा रहे हैं या पहले से विधानसभा या राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य हैं, बाद में संसद के सदस्य हो गए तो विधानमंडल की सदस्यता वो छोड़ देंगे, या लोग पहले राज्यसभा के हैं या लोकसभा किसी के भी पहले से हैं तो एक को त्यागना होगा, ठीक। और कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। लाभ का पद होगा जिसमें कम से कम भारत सरकार की हिस्सेदारी 25% या 25% से ज़्यादा हो, लेकिन कोई भी मंत्री के पद लाभ का पद नहीं होता। और 103 के तहत विनिश्चय कौन करेगा? निर्योग्यता का, अर्थात यह अयोग्य हैं, इसका निश्चय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके परामर्श पर? चुनाव आयोग के परामर्श पर इसका निश्चय राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अगर दल बदल से संबंधित प्रावधान आता है वहाँ योग्य और अयोग्य घोषित कौन करेगा? तो दल बदल से संबंधित प्रावधान में योग्य और अयोग्य, लोकसभा की बात होगी तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा की बात होगी तो सभापति, ठीक। किसमें? दल बदल से संबंधित प्रावधान के तहत। अब हम कुछ विशेष चीज़ें हैं इसको देख लें थोड़ा सा, क्योंकि इसके पहले आपको सारी चीज़ें बताई जा चुकी इसमें। तो पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर से 1952 से 56 तक। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार 2009 से 2014 तक थी। 17वीं लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ये कोटा राजस्थान से राजस्थान के सांसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते हुए हैं। अब ये 19 जून 2019 से अपने पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान समय में जो लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद है वो खाली है। फिर हम देखेंगे कि एससी और एसटी आरक्षण को कब तक बढ़ा दिया गया, इसके पहले हमने बता दिया 25 जनवरी 2030 तक, अर्थात 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और अनुच्छेद 334 किसमें संशोधन कर दिया गया? अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। याद रखिएगा अनुच्छेद 334 क्या है? अनुच्छेद 334 के तहत एससी और एसटी के लिए जो 70 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था तो वो किसके तहत था? तो 334 में क्या कर दिया गया? संशोधन करके उसको आगे बढ़ा दिया गया, ठीक। अब फिर हम देखेंगे एससी की वर्तमान समय सीटों की संख्या हमने कितना बताया आपको? 84। एससी अर्थात अनुसूचित जाति की 84 और एसटी अनुसूचित जनजाति की 47 है। तो ये जो एसटी और
SC और ST का प्रावधान है, ये अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 के तहत SC और ST के तहत प्रावधान किया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत इनका जो है आरक्षण दिया जाता है। किसके तहत? 330 के तहत, याद रखिएगा, किसके तहत? 330 के तहत। और आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को SC ST 330, ठीक। और ये जो था, ये था 70 वर्ष तक आरक्षण, 70 वर्ष तक आरक्षण था 334 में। और 330 के तहत SC ST को लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है। और 331 के तहत जो है 2 सीटें लोकसभा में थी आंग्ल भारतीय समुदाय से, और राज्यों में 333 के तहत 1 सीट, और यहाँ 2 सीटों का प्रावधान था। अर्थात केंद्र में 2 सीटों का प्रावधान था और राज्यों में 333 के तहत 1 सीट का प्रावधान किया गया था। आगे हम देखेंगे तो 7वां आपको बता चुके, 7वां संविधान संशोधन 1956 में जब पहली बार 500 से 520 सीटें की गई, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। फिर 31वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, 545 की गई। किस जनगणना पर आधारित हैं? 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। पहले जनजातीय अध्यक्ष थे PA संगमा, लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष PA संगमा थे। आगे देखिए, लोकसभा में जब लोकसभा की कार्यवाही चलती है तो एक दिन में अधिकतम 20 मामले लाए जा सकते हैं, ठीक, 20 मामले लाए जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, 20 मामले लाए जा सकते हैं, और जो बहस होती है वह द्वितीय वाचन में होती है। ये द्वितीय वाचन क्या होता है? पहली बार जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक पेश किया जाता है तो पेश करने के बाद यदि वह संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक को छोड़ करके, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है और राष्ट्रपति उसको पुनः नहीं लौटाता, अन्य कोई विधेयक है यदि राष्ट्रपति उसको लौटा दे रहा है दोबारा, याद रखिएगा, पहली बार नहीं, अगर वो दोबारा लौटा दे रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं हम? द्वितीय वाचन, ठीक। जब राष्ट्रपति दोबारा किसी भी विधेयक को लौटा रहा है थोड़ा और विचार करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा को, तो उसको बोलते हैं द्वितीय वाचन। इसी द्वितीय वाचन पर बहस होती है, याद रखिएगा, लोकसभा में द्वितीय वाचन पर बहस होती है, प्रथम वाचन पर बहस नहीं होती, ठीक। एक चीज़ और आपको बता दें हम, जो मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा 6 सीटें, अनुसूचित जातियों की सबसे ज़्यादा 6 सीटें मध्य प्रदेश से ही प्रतिनिधित्व करती हैं। और लोकसभा में राज्यों में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं। अभी आपको क्रम से सभी राज्यों की सीटों की संख्या को हम बताएंगे। फिर देखेंगे सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, कैसा निर्वाचन क्षेत्र? क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा, किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है लद्दाख, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। और सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली। लोकसभा के संसदीय चुनाव की दृष्टि से सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है वो है चांदनी चौक दिल्ली, और सबसे बड़ा क्षेत्र है लद्दाख। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से और संसदीय चुनाव की दृष्टि से, ठीक। तो लद्दाख सबसे बड़ा और चांदनी चौक सबसे छोटा। अब हम देखेंगे किस राज्य के लिए कितनी सीटें लोकसभा में हैं। अब हम देखेंगे किस राज्य की कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तेलंगाना 17, उत्तराखंड 5, झारखंड 14, मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ़ 11, तमिलनाडु 39, कर्नाटक 28, ठीक। आंध्र प्रदेश 25, गुजरात 26, राजस्थान 25, अर्थात आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों में 25-25, उड़ीसा 21, केरल 20, असम 14, हरियाणा 10, जम्मू कश्मीर 6। इस समय जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, हिमाचल प्रदेश 4, त्रिपुरा 2, पंजाब 13। अब यहाँ देखिए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, ठीक, 4 राज्य, त्रिपुरा, मेघालय,
त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, यहाँ 2-2 सीटें हैं। ठीक, 2-2 सीटें हैं। फिर देखेंगे हम दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में केवल 7 सीटें हैं। दिल्ली के अलावा अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 1-1 सीट केवल लोकसभा के लिए है, याद रखिएगा। ठीक, कितनी सीटें हैं? 1-1 सीट केवल सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। किसको छोड़ करके? दिल्ली को छोड़ करके। दिल्ली की 7 हैं और चंडीगढ़ की 1, पुदुचेरी की 1, दमन-दीव की 1, लक्षद्वीप की, इस तरह से सभी राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी 1-1 सीटें हैं। ठीक, अंतिम में आपको हम बता दें, जो लोकसभा है इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव का खर्च कितना है? 70 लाख, याद रखिएगा। तो सांसदीय चुनाव खर्च 70 लाख और जो विधानसभा चुनाव खर्च है वो है 40 लाख। तो याद रखिएगा कितना है? 70 लाख। किसके लिए? एक सांसद के लिए चुनाव खर्च 70 लाख है। और यदि वो 1/6 समस्त मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। कितना मत उनको लाना जरूरी होता है? कम से कम अगर 1/6 पा रहे हो तो उनकी जमानत जब्त नहीं होगी, अन्यथा उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से आप नोट बना लीजिएगा, जितनी चीज़ें आपको बताया गया सारी चीज़ों को आप अभ्यास करते रहिए। 1 बार 2 बार जब आप देखेंगे तो जानते ही हैं कोर्स बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अभ्यास करेंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको आ जाएंगी। लेकिन इसके लिए आप अच्छे से समय निकालिए, प्रश्नों को अच्छे से समझिए। आप लोग बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो मेन कारण यही है कि आपको समझ में नहीं आता। ठीक, नहीं तो कोई मंजिल ऐसी नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और अच्छे से पढ़ाई करना होगा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।